बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, एक जानिब तहरीक इंसाफ की हुकूमत से नाराज़ी है और इस्टेब्लिशमेंट से भी कशीदगी है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी भी जारहाना बयानात दे रहे हैं। ऐसे वक्त में अचानक पार्टी का मुनहरिफ धड़ा मुतहरिक हुआ है। बानी की रिहाई के लिए राब्ता मुहिम शुरू की है। मुलाकात, बयानात और ऐलानात का सिलसिला सामने आया है। मुशावरत का डोल डाला जा रहा है। क्या कोई मौजज़ा मुमकिन है? क्या बर्फ पिघल सकती है? क्या बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई मुमकिन हो सकती है? ये सवालात इस वजह से पैदा हुए हैं कि शाह महमूद कुरैशी से वो रहनुमा मिले हैं जिन्होंने 9 मई 2023 के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में मौजूदा सियासी बहरान हल करने के लिए मुशावरत की गई। ये तय किया गया कि मुज़ाहमत के बजाय मुसालिहत का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी लाहौर के सरकारी अस्पताल में जेर इलाज हैं। वहाँ साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद ने उनसे मुलाकात की। मीडिया पर रिपोर्ट किया गया कि इन रहनुमाओं ने सियासी महाजराई के बजाय मफाहमत के लिए एक राब्ता कारी मिशन बनाने की तजवीज़ दी है। इस मुजव्वज़ा राब्ता कारी मिशन में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सब्तैन खान, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत दीगर रहनुमा शामिल होंगे जो सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए मुहिम चलाएंगे। यह राब्ता कारी मिशन हुकूमती वज़रा से भी मिलेगा और फजल रहमान से भी मुलाकात करेगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा है कि हमारे फॉर्मूले में बानी तहरीक इंसाफ प्लस और पार्टी के मौजूदा साम सपोलिये माइनस होंगे। फॉर्मूला अमल दरामद की तरफ गामजन है। सियासी टेम्परेचर जो है वो उस वक्त तक नीचे नहीं आ सकता जब दोनों साइडें जो वो ये फैसला ना करें कि उन्होंने एक कदम पीछे हटना है और एक ने कदम आगे बढ़ाना है। यानी हुकूमत जो है उसने एक कदम आगे बढ़ाना है और पीटीआई ने एक कदम पीछे हटना है ताकि उनको जगह मिल सके। ताहम तहरीक इंसाफ की तरफ से इन कोशिशों से लाताल्लुकी इख्तियार की जा रही है। रोजनामा डान के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी भी इस मुहिम में शमूलियत की मुबैना पेशकश को मुस्तरद कर चुके हैं। असद उमर ने भी ट्वीट किया है कि वह बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए किसी भी काविश की हिमायत करते हैं लेकिन इस मस्कूरा मुहिम का हिस्सा नहीं है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि इन साबका रहनुमाओं का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत से मफाहमत के ख्वाहिशमंद रहनुमा तहरीक इंसाफ से मुखासमत का मुजाहरा कर रहे हैं। मुजव्वज़ा राब्ता कारी मिशन में शामिल इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया है, तहरीक इंसाफ क़यादत की पॉलिसी हलवाई की दुकान पर नानी जी की फातिहा है। बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर अपनी सियासत चमकाना क्या सियासत है? इमरान इस्माइल ने लिखा, शाह महमूद कुरैशी कई दिनों से अस्पताल में अलील हैं। उनसे मिलने उनके हल्के के लोग और फैमिली जाती है। अगर तहरीक इंसाफ क़यादत उनका पता करने भी नहीं जा सकती तो ये कहना कि हम उनकी अयादत करने भी ना जाएं अजीब मंतक है। ट्वीट में इमरान इस्माइल ने लिखा, तमाम पार्टी सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई चाहती है, मां सिवाय उनके जो चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से तलखियां बढ़ें और बानी मजीद जेल रहें ताकि उनकी लीडरी अपनी चमकती रहे। अब सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ अपने बानी की रिहाई के लिए मुनहरिफ रहनुमाओं की कोशिशों में शामिल होगी? क्या कोई मौजज़ा मुमकिन है भी या नहीं? इसी तमाम तर सूरत हाल हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर हुमायूं महमूद साहब मौजूद हैं, उनके साथ साथ सीनियर तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं शौकत पराचा साहब आपसे आगाज़ करूँगा। ये फरमाइएगा, एक सवाल वो ये है कि अचानक पार्टी का मुनहरिफ धड़ा मुतहरिक हो गया है और इस पर ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या बुनियादी वजह नज़र आ रही है कि ये अचानक ये लोग इकट्ठे होकर मुलाकात भी हो गई, आसानी से मुलाकात भी नहीं हो पाती और फिर उसके बाद अब एक तहरीक चलाने की बात भी कर रहे हैं, तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो गया और क्यों हो रहा है? बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो लोग जाकर मिले हैं वो अब तहरीक इंसाफ में नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि खुद खान साहब ने इनको पार्टी से फारिग किया है। ये धड़ा आप कहें या मैं कहूं या कोई और कहे, यानी मुनहरफ हूं या ना हूं, ये नहीं है अब पीटीआई में। सिंपल इज दैट। दूसरी इसी के साथ जुड़ी अहम बात यह है कि ये किसी और जमात में भी नहीं गए और आज भी ये खान साहब का ही नाम लेते हैं कि खान साहब के साथ हमारी सियासत है, ये खान साहब की रिहाई भी चाहते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन कुरैशी साहब से, मखदूम साहब से जो मिलने गए हैं, आपने 3 बार कहा कि जी
क्यों गए हैं, मिलने का मकसद क्या है। तो जो समझ आ रही है मुल्क में मोस्टली लोग वही समझ रहे हैं जो आप भी दबे लफ्जों में कहना चाह रहे हैं या मैं भी कहना चाह रहा हूँ। लेकिन क्या मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जो 800 दिनों से जेल में बंद हैं यानी डिटेन्ड हैं, क्या वो किसी मौके पे खान साहब को छोड़ेंगे? मेरा जवाब नफी में आता है, इसलिए कि फिर वो पहले दिन ही चले जाते छोड़ के पार्टी को। ये सारी चीजें शाह महमूद मखदूम साहब जैसे जीरक सियासतदान के लिए कोई नई नहीं है। ये चीजें अगर वो जिंदगी में इस तरह उन्होंने कभी नहीं दुख झीले तो बाकी सियासतदानों को वो देखते रहे, लिहाजा उनको इन हालात का, वाकयात का सब इल्म है और बखूबी इल्म है। हाँ, ये बात मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ कि पार्टी से उनको गिला है। आपको याद है उन्होंने खुद खत भी लिखा था, उन्होंने कहा था कि हमारा भी 40 साल का सियासी तजर्बा है, हमारे साथ पास आए, हम भी पार्टी के लिए ही जेलों में पड़े हैं, आप हमारे से मशवरा तो कर लें, हो सकता है कोई हमारा मशवरा जो है वो आपके काम आ जाए। ये उन्होंने पार्टी से गिला किया। अच्छा, ये गिला भी किया था, लेकिन उन्होंने उस खत में ये भी कहा था कि बातचीत से मामलात को आगे चलाया जाए। ये जो अफराद मिलके आए हैं, 3 अफराद, ये भी यही कह रहे हैं। मैं इसी चीज को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की जो पॉलिटिक्स रही है, कुछ थोड़ा बहुत मैं उनकी पॉलिटिक्स को जानता हूं, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत, वो कॉन्फ्रंटेशन वाला उनमें वो नहीं है। वो मामलात को सुलझाने तरीके से सुलझाने पे यकीन रखते हैं। और वैसे पार्टी के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ मखदूम साहब की ये सोच है, बहुत सारे और भी लोग होंगे जो पार्टी के अंदर होंगे जो चाहेंगे कि मामला अफहाम तफहीम से आगे बढ़े, यानी 9 मई ना हो या कोई और वाकया ऐसा ना हो। ये सिर्फ एक शख्स या एक शख्सियत वो नहीं है। पार्टी में जितनी पार्टी बड़ी होगी, जितनी पार्टी होगी, उसमें मुख्तलिफ आरा होंगी, लेकिन क्या पार्टी के मफादात को ज़ाती मफादात पे कोई कुर्बान करता है तो वो भी पार्टी के अंदर होगा। वो मुझे मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब वाला यहाँ एग्जाम्पल नजर नहीं आती। लिहाजा जो लोग मिलने गए हैं वो भली जाए मिलने के लिए, अच्छा किया वो चले गए। और उनकी बात ये भी वजह है कि पार्टी वाले भी आके मिल लेते, हमें आके मिलना पड़ा है, लेकिन बात वो नहीं है जो समझी जा रही। ठीक है। और अभी तो पार्टी के लोगों के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि अभी कुछ देर पहले कुछ मुलाकात वगैरह हुई भी है। हुमायूं अहमद साहब, अभी एक ट्वीट भी किया गया शाम के टाइम जो है वो फवाद चौधरी साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि हमारे फार्मूले में इमरान खान प्लस और पीटीआई के मौजूदा साम सपोले माइनस होंगे, फार्मूला अमल दरामद की तरफ गामजन है। वो एक फार्मूला लेकर आ रहे हैं, मुलाकात भी उनकी हो गई। अब पार्टी क्या सोच रही है? क्या पार्टी के पास भी कोई फार्मूला है इमरान खान की रिहाई का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताईन। देखिए, मैं सिंपल सी बात है, विद रिस्पेक्ट टू ये जो सारा कुछ हुआ है, ये सारे बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं। इनको मैं इनमें से बाज लोग के साथ तो मैं मतलब जब से मैं आया था, दे वर सीनियर टू मी, इमरान इस्माइल वगैरह, वेरी ऑनरेबल पीपल एंड आई हैव गॉट ग्रेट रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू देम। अब बात आ जाती है कि जो हुआ है 9 मई के बाद, उसके बाद इमरान खान का एक बयान है, और उस बयान को जब तक इमरान खान ऑल्टर नहीं कर देता या कुछ और नहीं कर देता, आई एम सॉरी, मैं कुछ और चीज मान नहीं सकता एज फार एज आई एम कंसर्न। और वो बयान ये है कि हर वो शख्स जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पार्टी नहीं छोड़ी, साइड पे हो गया था, उसकी वापसी हो सकती है। और वो वापसी इमरान खान के कहने पर होगी, चाहे जो मर्जी हो। और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हैं जो इस वक्त पार्टी के अंदर हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लेकिन वो पार्टी छोड़ी नहीं थी, एंड दे आर इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम। और इमरान खान की इंडोर्समेंट भी है। उन्होंने दूसरी बात की थी, वो शख्स जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे एक फोर्स है, बाज लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, बाज लोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा था दूसरा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो एज फार एज इमरान खान इज कंसर्न, उन्होंने कहा था कि उनकी वापसी
मुश्किल है या नामुमकिन है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन इज ऑफ इमरान खान। मैं या कोई और पार्टी में से मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हमारा वो है। ये लोग जाएं, जरूर मिले, शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले, बाकी जो लोग हैं उन सब से मिले, एजाज चौधरी साहब से मिले, यास्मीन राशिद साहिबा से जाके मिले, हर एक से जाके मिले, कोई मसला नहीं है। दे आर ऑल पॉलिटिकल पीपल एंड दे मस्ट मीट ईच अदर, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कह देना कि हमारे उसमें वो है, आप जरूर है, लेकिन आपके फॉर्मूले को अगर इमरान खान ने एंडोर्समेंट दे दी तो 100 बिस्मिल्लाह, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले भी हमारे लिए मोतबर थे, आप आज भी होंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला जो है वो इमरान खान के इख्तियार में, किसी और के इख्तियार में नहीं। ठीक है, या ये पैगाम अब इमरान खान तक पहुंचेगा भी कि नहीं कि इस तरह पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं? शौकत पराचा साहब, अब यह है कि इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या उनके वोटर्स का ये मुतालबा है, पार्टी आपको लगता है कि वो संजीदा कोशिशें कर रही है या वो क्या कर सकती है? क्योंकि ये जो 3 अफराद मिलकर आए, इन्होंने तो बताया कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम उस पर काम कर रहे हैं, और इन्होंने ये भी बताया कि हम हुकूमत से भी आगे मिलने जा रहे हैं, कुछ वुज़रा से, और इस तरह की मुलाकातें होने जा रही हैं। तो क्या ये फॉर्मूला वर्कआउट कर जाएगा, और क्या पीटीआई के पास भी कोई फॉर्मूला है जो काम कर सकता है इमरान खान की रिहाई के हवाले से? देखें, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नंबर 1, पहली बात तो ये, क्या इन लोगों के पास कोई फार्मूला है? देखें ना, कोई 6 महीने साल पहले तक तो फवाद चौधरी साहब मिलते थे ना खान साहब से जा जी, यहीं अडियाला में उनकी मुतादिद मुलाकातें हुई, और इनके छोटे भाई फैसल चौधरी साहब तो खान साहब के वकील भी थे, वो अदालतों में पेश भी होते थे। ये 6 महीने की बात है ना पहले, या साल की, 6 महीने की, साल भी नहीं है। मीन की एक्सेस थी, और ये जो बातें फवाद चौधरी साहब अब कर रहे हैं मीडिया पे, ये बातें खान साहब से करते थे बैठ के, और बाहर आकर वो शोज में भी कहते थे कि मैंने खान साहब से यही कहा है कि टकराव नहीं करें, जो टकराव है, तसादुम है, उससे गुरेज करके रास्ता निकालना चाहिए। लिहाजा कोई ढकी छुपी बातें नहीं है, और मेरे लिए कोई अचंभे की बात भी नहीं होगी। तुम्हारो क्या पता खान साहब इनको वापस ले लें। मसलन सही डॉक्टर मोहम्मद साहब ने, सेनेटर साहब ने दुरुस्त कहा कि ये सारे बड़े करीबी थे। मसलन इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध, बहुत करीबी थे। अली जैदी साहब बहुत करीबी हुआ करते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो साइड पे हो गए। अगर खान साहब ने ही फैसला करना है तो कल तो फिर हम खुद खान साहब का फैसला देखेंगे कि वो क्या करते हैं। अब दूसरी बात जो आपने कहा कि मौजूदा पीटीआई की क़यादत के पास कोई फार्मूला है, अगर तो फार्मूला होता और फार्मूला कारगर हो रहा होता तो खान साहब बाहर आ जाते। खान साहब का मसलसल जेल में रहना, डिस्पाइट, आपने सही कहा कि हर पीटीआई के वर्कर की, लीडर की ख्वाहिश होगी कि खान साहब अगला लम्हा भी जेल में ना रहें, बाहर आ जाएं, तो वो नहीं आ रहे, तो इट मीन्स कोई फार्मूला नहीं है। इन अ वे, इन अ सेंस के वो कारगर साबित नहीं हो रहा। हाँ, वो अली अमीन खान गंडापुर ने 2 बार ट्राई की, बड़ी जद्दोजहद की उन्होंने, पार्टी का अंदरूनी मामला है उनका, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ कि उनको क्यों हटाया गया या उनको रखा जाता या हटाना ठीक है, लेकिन बहरहाल उन्होंने साबित किया कि जब कोई पंजाब से नहीं इस्लामाबाद पहुंच सका था, अली अमीन खान गंडापुर 1 बार नहीं 2 बार आए। अली अमीन खान गंडापुर 2 बार सिर्फ आए नहीं, बल्कि उन्होंने, वो कहते हैं ना, टू मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट, उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाया। वो डी चौक आना चाह रहे थे, वो डी चौक पहुंचे। डी चौक पहुंचकर उनकी पहली दफा जो वीडियो आई थी वो पूरी दुनिया ने सुनी थी, लेकिन वो भी रिहाई ना दिलवा सके। उन्होंने ये भी कहा था कि 15 दिनों में ना रिहा किया तो हम जाके ताले तोड़ देंगे या गेट फलांग लेंगे, जो भी रिहाई ना हुई। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो स्ट्रेटेजी है, अगर अब वो कारगर साबित नहीं हो रही तो इट मीन फिर वो स्ट्रेटेजी नहीं है, वो या तो इंडिविजुअल थॉट्स हैं, वो इतनी कॉम्ड नहीं है, और अगर कॉम्ड है तो फिर वो स्ट्रेटेजी, यानी इस तरह भी इसको देखा जा सकता है बराचा साहब के इमरान खान की केपी गवर्नमेंट से बहुत सी उम्मीदें थी, और बाहर बैठे हुए तमाम पीटीआई की जो लीडरशिप है उसकी इमरान खान से बहुत सी उम्मीदें कि शायद वो अपने अल्फाज में कोई नरमी लाएंगे। मैं ये आपसे जानूंगा, लेकिन मैं पहले हुमायूं साहब, ये जो सवाल बात हो रही है कि इमरान खान को बाहर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये कोई पहली दफा नहीं किया जा रहा, ये तकरीबन हर रोज ही आप सुनते होंगे, और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई बड़ी अचीवमेंट नजर नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई भी ऐसी चीज अचीव की हो
ये इस तमाम मुश्किल टाइम में जो उस पर रहा है, या जब से वो हुकूमत में भी है केपीके के अंदर भी, तो आपको लगता है कि गैप क्रिएट हो गया और उस गैप को अब फिल मुनहरिफ अरकान कह लें या कोई भी फिल कर रहा है, क्योंकि पार्टी खुद तो कुछ नहीं कर रही? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसा गैप्स नहीं है एंड इट विल नेवर बी देयर। नंबर 2, इमरान खान को आप बताएं ना बताएं, हम बताएं ना बताएं, उसको सब खबरें मिलती रहती है। ही इज अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। उसकी वजह यह है कि वो एक दफा एक शख्स था, उसने मुझे हंसते हुए बताया था, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उसने हंसते हुए बताया था, कहते डॉक्टर साहब प्रॉब्लम यह है कि जेल में प्रॉब्लम यह है, जब हम 4 सिपाहियों को कहते हैं कि यार तुम इमरान खान को किसी से मिलने मत दो, इसको कोई इंफॉर्मेशन ना दो, तो उनमें से 3 जो होते हैं उनके घर वाले जो होते हैं वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और एक जो होता है वो खुद इमरान खान से मोहब्बत करता है। तो इस वजह से उसको इन चीजों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इमरान खान इज द ओनली लीडर ऑफ पाकिस्तान इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आफ्टर मोहम्मद अली जिन्ना, के जिसके पीछे ऑलमोस्ट 87% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान अलाइन करती है अपने आप को। तो उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है वन वे और अनदर वे, डिसीजन उन्होंने लेना होता है। अब सिर्फ ये हो जाती है वो डिसीजन ट्रिकल आउट कैसे होते हैं, उसमें बाज दफा थोड़ा बहुत मसाला मिल जाता है, बाज दफा अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं मिसाल देता हूं, आपने मुझसे एक सवाल किया या आपने मुझे एक जवाब दिया, मैं उस जवाब को कैसे समझा ये मेरी अपनी सोच के मुताबिक होती है, और बाज दफा मैं जब आप बता रहे होते हैं मैं प्री डिटरमिन्ड माइंड के साथ वो सुन रहा होता हूं, उसमें मैं बाज चीजें इग्नोर हो जाती हैं। तो इसी वजह से वो चाइनीज विस्पर वाली बात भी होती है कि एक से दूसरे में जब बात जाती है तो आखिर में जाके बिल्कुल बात का बतंगड़ बन जाता है। तो इसमें असल बात होती है इमरान खान क्या कहते हैं। बाज दफा मैं इमरान खान से मिलकर आऊं, मैं कुछ बात करूंगा, हो सकता है उसमें 19-20 का फर्क आ जाए। यही वजह है हम लोगों ने कि हमारे बाज जगह प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हमारी पार्टी में डिवीजन है? हमारी पार्टी में डिवीजन नहीं है, हमारी पार्टी एक है। और अभी हमने ये केपी के अंदर जो इलेक्शन हुआ था इसमें बता दिया था कि सिंगल वोट नहीं टूटा, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जिसको पब्लिक में नहीं आना चाहिए। That is where I think कि हमारे वो लीडरान जो प्रेजेंट लीडरान है जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पब्लिक में ले आते हैं, दे आर कॉजिंग हार्म टू द कॉज ऑफ इमरान खान। उनको ये सोचना चाहिए कि आपस के डिफरेंसेस जब इमरान खान के कॉज को नुकसान देना शुरू कर दें, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा शौकत पराचा साहब, एक यही चीज़ के डिपेंडेंट है, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, क्या पार्टी इमरान खान की तरफ और इमरान खान पार्टी की तरफ देख रहे हैं? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब का आपने जिक्र किया क्या कि समझ नहीं आई कि उनको क्यों निकाला गया, वो इस्लामाबाद आई भी, लेकिन जो वो कहते रहे जलसों में खड़े होकर वो कर नहीं सके। अब जब नए वजीर आला वहां पर आ गए सुहेल आफरीदी साहब, तो अब वो भी जो कह रहे हैं क्या वो कर पाएंगे? और जो एतमाद या जो उम्मीदें उनसे केपीके की या पीटीआई के वोटर की है या जो इमरान खान की है, क्या वो मेनूआन उस पर अमल दरामद या पूरा उतर सकते हैं? आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अली अमीन खान गंडापुर का कुछ एक्सपीरियंस था गवर्नेंस पे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव उन्होंने काम किए थे चीफ मिनिस्टर बनने से पहले, यानी वो फेडरल मिनिस्टर थे कश्मीर अफेयर्स एंड नॉर्दर्न यानी गिलगित बल्तिस्तान के। फिर आफरीदी साहब के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन उम्मीदें तो खान साहब ने बुज़दार से भी बड़ी लगाई थी कि वसीम अकरम प्लस कहा था उनको, या महमूद खान से भी बड़ी उम्मीदें लगाई थी। आज वो दोनों पीटीआई में ही नहीं है, बल्कि वो खान साहब को भी लेके बैठ गए। तो समटाइम जो है वो फैसले अजीब से होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर फैसला पहले वाले फैसले की रेपिटेशन हो। तो इसलिए वक्त के साथ पता चलेगा कि सुहेल आफरीदी साहब कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन पार्टी नहीं खान साहब नहीं पार्टी की तरफ देखते। मैं तो समझता हूं कि पार्टी ही खान साहब की तरफ देखती है, खान साहब का फैसला होता है। खान साहब ने कहा कि अली अमीन चले जाएं, कुछ लोगों को शकूक व शुबात थे कि शायद अली अमीन कुछ रजिस्ट करेंगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जैसे कहा करते थे कि मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, अली अमीन खान गंडापुर ने 1 मिनट नहीं लगाया। इसी तरह से खान साहब ने कहा कि सुहेल आफरीदी को चीफ मिनिस्टर बनना है, तो 92 वोट थे तो 91 उनको पड़ गए। एक वोट जो नहीं पड़ा वो स्पीकर का वोट है, वो डिसाइसिव वोट का मौका नहीं आया, इसलिए वो वोट नहीं मिला। तो पार्टी जो है वो खान साहब की तरफ देखती है।
खान साहब के लिए पार्टी कितना स्ट्रगल कर रही है, उसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स शामिल हैं, जिसमें जो डॉक्टर सेनेटर मोहम्मद साहब बात कर रहे हैं कि पब्लिकली आकर डिफरेंसेस बयान कर दिए जाते हैं, वो बिल्कुल, यानी जुनैद अकबर खान, अली अमीन खान गंडापुर हूँ, जुनैद अकबर खान हूँ, असद कैसर साहब के हवाले से उनके कैबिनेट से निकाला गया था, पिछले चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब की तरफ से, अभी में इनके इख्तलाफ आते रहते हैं। लेकिन ये इख्तलाफात क्या खान साहब की जो ग्रिप है पार्टी पे वो वीक करेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि जितना मर्जी इन लोगों के अंदर इख्तलाफ होता रहे, लेकिन जब खान साहब कुछ इनको बात करेंगे, इनको हुक्म देंगे, वो उस पे अमल होगा। एक चीज जरूर है कि संजानी वाला जो मामला था 24 नवंबर वाला, अब तो बहुत सारी बातें आ गई। शेर अब्दुल खान मरवत साहब ने खुल के बातें बता दी कि हेलीकॉप्टर पे कौन आए थे, क्या एग्री हुआ था, उसका अभी ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं जो उस वक्त शामिल थे बातचीत में, वो तो बयान कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या था, जो हार्डकोर पीटीआई इस वक्त है उनकी तरफ से अभी कोई ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं आता कि जिसमें कहा जाए कि खान साहब ने तो संजानी में बैठने का हुक्म दिया था, तो आगे क्यों आए, किसके कहने पे आगे आए। अगर बन्नी गाला की सफाई हो गई थी या नथिया गली किसी रेस्ट हाउस की सफाई हो गई थी, तो वो मामला क्यों नहीं आगे बढ़ा, वो अलबत्ता हमें अभी तक, यानी कहते हैं ना कि फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ नहीं आई बात। ठीक है, यानी वो समझते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वापस नहीं है। लेकिन हुमायूं मोहम्मद साहब, यही चीज़ एक तो जो बात की अभी पराचा साहब ने कि मामला जो है वो सूरत हाल के हवाले से आगे चल रहे हैं। मैं मोहम्मद साहब आपकी तरफ भी आता हूँ। महमूद मौलवी साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया है, मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महमूद मौलवी साहब, आपने कल मुलाकात की और वो इनिशिएटिव भी आपने लिया, अपने साथ 2 साथियों को भी लिया, मुलाकात कर आए। अब सवाल ये उठ रहा है कि वहाँ पर मुलाकात इतनी आसानी से हो नहीं पाती, तो ये मुलाकात आपने कैसे मुमकिन बनाई? देखिए, उसकी वजह ये कि वो बोलते ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक है ना, कहूँगा बेसिकली पाकिस्तान के और अवाम के इंटरेस्ट में जो बेहतरी हो रही है, तो उसके अंदर तो आदमी पूरी कोशिश करता है। और देखिए, चीजों को हम बेहतरी की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ एज एन इंडिविजुअल सिटीजन। ठीक है ना, मैं ये चाहता हूँ कि देखें ये मुल्क के लिए भी बेहतर हो और अवाम के लिए भी बेहतर हो। और देखें, मैंने 90% पीटीआई के लोगों से बात किया है, वो ये कह रहे हैं कि जी तशद्दुद की सियासत के अंदर उनका बिलीव नहीं है। उसकी वजह कि आप पोल करा के देख लें, 90% पीटीआई के लोग, लीडर्स और मैं कहूँगा इवन वर्कर्स आर नॉट इंटरेस्टेड तशद्दुद की सियासत। तो और इसमें बेसिकली अगर मुशावरत की सियासत करना, देखें ना, फवाद चौधरी साहब ने भी यही कहा, और आप जो शाह महमूद साहब के नए का जो लेटर देख लें, वो भी इस चीज को निगेट कर रहे हैं कि देखें तशद्दुद की सियासत में उनका भी इंटरेस्ट नहीं है। और वो 5 लोगों ने साइन किया, वो 3 माह कबल उसी को, मेरे समझ में नहीं पड़ रहा है कि ये लोग शाह महमूद साहब को मलाइन करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ टोले को बेसिकली ये जो है नामुनासिब इसलिए लग रहे हैं क्योंकि शाह महमूद साहब एक कदावर सियासतदान है, उनको मलाइन करके ये अपने आप को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कर रहा है महमूद मौलवी साहब, कौन कर रहा है ये? देखिए, पीटीआई में कुछ लोग हैं ना, देखिए जो हर्ट हो रहे हैं। देखिए, शाह साहब का खत जो है, सियासी खत, मेरे ख्याल से उस खत का तो पीटीआई में कोई रहा नहीं है अभी। लेकिन कोई एक दो नाम बताए ना जिनसे पता लगे कि शाह महमूद कुरैशी को मिलने अगर कोई लोग नहीं जा रहे तो उनकी वजह से नहीं जा रहे, और वो लोग उनको यूज करके अपना कद बड़ा कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं ना, मैं नाम क्यों लूं। देखिए, आप मुझे बताएं ना, शाह महमूद साहब से कौन मिलने गया है, किससे मुशावरत करने की कोशिश की है? वो इस पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, हुकूमत में भी थे, तो जब भी नंबर 2 वो थे, वो कोई मतलब छोटे आदमी तो नहीं थे। जब हमारी पीटीआई की हुकूमत थी, जब भी मैं आपको बता दूं कि वो नंबर 2 समझे जाते थे, अगर हो सकता है मैक्सिमम कोई उनको नंबर 3 समझे, मगर 2 और 3 के अंदर थे ना पार्टी में। उनके ऊपर तो मतलब मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के अलावा और कौन उनके ऊपर थे। तो अभी किसी ने पार्टी में उनकी जगह ली है या अभी भी नंबर 2 की सीट खाली है पार्टी में? देखिए, नंबर 2, देखिए फवाद चौधरी साहब इस वक्त ऑन पेपर रिकॉर्ड भी
जो है सीनियर वाइस चेयरमैन है, ठीक है ना, ये तो नहीं है कि इस वक्त वो रिकॉर्ड में नहीं है। अगर उनको मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो है डिफेम करने की एक प्रोपेगेंडा लगा रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर। वो 2.5 साल जो है उन्होंने सीढ़ी में काटी है। आज जो एक आदमी ने 2.5 साल जो है वो सीढ़ी में काटी है, उसको मलाइन करना, हाउ कैन इट बी फेयर? और कोई ना कोई बहाने से उसको मलाइन करते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिस तरह आप शाह महमूद कुरैशी साहब से आप लोगों ने मुलाकात की, क्या इमरान खान साहब से भी इसी तरह आसानी से आप लोग मुलाकात कर सकते हैं और उनको भी ये पैगाम या मना सकते हैं, या करेंगे आप आगे मुस्तकबिल में जाकर? देखिए, हम हर तरीके से हम कोशिश करेंगे। हम हुकूमत के लोगों से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं और हम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से भी मिलेंगे। और मेरा कहना है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस मिलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें, ये मुल्क सबका है और हर पार्टी की अपनी अपनी जगह है। पीटीआई की अपनी जगह है, पीपल्स पार्टी की अपनी जगह है, पीएमएलएन की अपनी जगह है, जेयूआईएफ की अपनी जगह है। हर पार्टी की अपनी एक जगह और हैसियत है और सबको स्पेस दे। आज हुकूमत में कोई है, कल हुकूमत में कोई और आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसके ऊपर ये तय कर लें कि सबको स्पेस देना है, वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। महमूद मौलवी साहब, ये बताइएगा, अब डॉन न्यूज़ पे आपसे मंसूब ये लिखा गया कि आपकी जो ऑफर थी उसको शाह महमूद कुरैशी साहब ने रिजेक्ट कर दिया है। ऑफर थी क्या जो लेकर गए आप शाह महमूद कुरैशी साहब के पास? देखिए, ऐसी ना मैंने कोई ऑफर दी है, ठीक है ना ऑफर की कोई बात हुई है। मैं उनको इस वक्त उनको बेसिकली उनका मौक़िफ़ अपना ज़ाती मौक़िफ़ है, मैं उसके ऊपर जो है कोई डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। जो मैं बात कर रहा हूँ शाह महमूद साहब की 2.5 महीने के पहले भी उनके जो रिटन में है कि ये वो मुफाहमत की सियासत के ऊपर बिलीव करते हैं, जो और जो है जो है तशद्दुद की सियासत को बिलीव ही नहीं करते। और वो फवाद चौधरी क्या, उनके शाह महमूद कुरैशी के साहब के अलावा और 4 लोगों ने साइन किया हुआ है। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा कि क्या कोई मुलाकात हुई है अभी तक किसी हुकूमती रहनुमा से, या राब्ता किया गया है, या किन किन से राब्ते किए जाएंगे जिन तक ये शाह महमूद कुरैशी साहब का मैसेज पहुंचाया जाएगा कि देखें पार्टी का नंबर 2 तो मुफाहमत चाहता है? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, मेरी काफी लोगों से बात हो रही है और बहुत से लोग वो ये अग्री कर रहे हैं कि देखें जी, तशद्दुद की जो है माज़ाराई किसी को भी नहीं चाहिए और वो जो है मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखिए, इसमें अवाम भी मुश्किल में आएगी, हुकूमत को इकोनॉमिकल इश्यूज को आएंगे। देखिए, कौन इस मुल्क को डैमेज करना चाहता है? हम सब पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के ऊपर, हर पार्टी का अपना ओपिनियन है। और इसमें कौन कौन लोग आपके साथ शामिल हैं महमूद मौलवी साहब? सिर्फ आप 3 ही हैं या मजीद लोगों को भी शामिल किया जा रहा है? और सिर्फ एक्स पीटीआई होगी या पीटीआई के जो मौजूदा पीटीआई में मौजूद है वो भी होंगे? नहीं, वी आर ओपन टू एवरीबॉडी। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ एक्स पीटीआई क्यों? देखिए, लॉट ऑफ पीपल आर देयर। उसकी वजह यह है कि हम जो बात कर रहे हैं, मैं कोई पार्टी में जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एक, मेरा कहना यह है कि तशद्दुद की जो सियासत है इसको हमें खत्म करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और खास तौर पर पीटीआई जो है वो कभी भी तशद्दुद की पार्टी नहीं थी। तो ये बताइएगा, तो ये तो बयानिया इमरान खान का है ना? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक ही बंदा है जिसकी सुनी जाती है, उसी के नाम से मंसूब ट्वीट्स मंजर आम पर आती हैं। अगर वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो वो इमरान खान के कहने पर होते हैं, और अगर नहीं होंगे तो वो भी इमरान खान के कहने पर होंगे। देखिए, इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे जो ये अभी ये चला है, उसकी वजह ये कि लोग रियलाइज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से खान साहब भी रियलाइज करेंगे कि देखें, ये मुल्क के वो भी फायदा चाहते हैं और वो भी ये चाहते हैं कि मुल्क में जो है बेसिकली तशद्दुद की सियासत ना हो। टेबल पर देखें, कौन सी चीज है जो कि टेबल पर बैठ के सॉल्व नहीं हुई है? दुनिया में कभी कोई सड़कों के ऊपर कोई मसाइल हल हुए हैं? महमूद मौलवी साहब, अभी हम एक्सपीरियंस देख चुके हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि एक ये भी तंज किया जा रहा है कि आप माइनस इमरान खान की बात कर रहे हैं, तो क्या इस तरह की कोई बात हो रही है? लेकिन यही मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही मिस जो है इंफॉर्मेशन करके लोग जो है प्रोवोकेशन कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के अगेंस्ट। देखिए, शाह महमूद साहब कुरैशी साहब की अलग जगह है, इमरान खान की अलग जगह है। देखिए ना, उनका इनका बेसिकली कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप मुझे बताएं कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है पीटीआई के,
तो इसमें ये कहना कि जी चेयरमैन पीटीआई के, देखिए चेयरमैन पीटीआई की अपनी जगह है, शाह महमूद कुरैशी साहब जो कदावर सियासतदान है उनकी जगह बहुत आगे है, और जो है इमरान खान की अपनी, तो ये रिप्लेसमेंट की तो कोई बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, अब हबीब अकरम साहब ने इस जो है तमाम जो ये मामला चल रहा है इसके हवाले से अपना तज्जिया जो है वो शेयर किया है, और ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से भी शेयर किया जा रहा है। उस पर यह लिखा गया है कि आप खुद सियासत में अपने कद से एक दिन खड़े नहीं हो सके और आज कह रहे हो कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक हम चलाएंगे, कारकुनान की कुर्बानियों की तौहीन है। दरअसल ये बासी कड़ी में जो उबाल है इसकी वजह सुहेल आफरीदी की कामयाबी से शुरू होने वाली वो तहरीक है जिसको आवाम की ताईद हासिल हो चुकी है। ये हबीब अकरम साहब कह रहे हैं इस मुलाकात के हवाले से। देखिए एक चीज मैं बताऊं, वो अपने क्या, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पीटीआई को ज्वाइन कर रहा हूं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं पीटीआई को ज्वाइन कर रहा हूं, और ना मैं पीटीआई का हिस्सा हूं इस वक्त। तो ये काफिला इकट्ठा करके आप लेकर कहां जाएंगे? अगर वो शाह महमूद कुरैशी साहब को आप मना लेते हैं तो फिर क्या कोई नई जमात बनाएंगे? आएंगे तो फिर भी पीटीआई में ही ना। नहीं, देखिए इस वक्त जो देखिए अब बहुत सारी चीजों के ऊपर हम डिबेट क्यों कर रहे हैं, हम तो इस वक्त सिर्फ इस जो है ये इशू है इस वक्त कि तशद्दुद की सियासत होनी चाहिए या जो है मुफाहमत की सियासत। मैं एक एजेंडा पे हूं कि जी तशद्दुद की सियासत इज डेंजरस फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता गलत दरवाजा आप खड़का रहे हैं? जो बात इमरान खान से करनी चाहिए वो शाह महमूद कुरैशी से जाके कर रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं आप पीटीआई में नहीं हैं, तो फैसला तो फिर पीटीआई को करने दीजिए ना, जो पीटीआई के साथ आप भी खड़े हैं इस मुश्किल वक्त के बाद। देखिए पीटीआई अभी जो है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी पीटीआई के लोगों से बात हो रही है और पीटीआई की मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो अग्री कर रहे हैं कि जी तशद्दुद की सियासत और वायलेंस की सियासत हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, ये अब सारी सूरत हाल ये कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये तमाम जो मामला है वो मुफाहमत की तरफ होना चाहिए। अभी हमारे साथ शौकत पराचा साहब भी मौजूद थे और मौजूद हैं बल्कि, और हुमायूं अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बात यही हो रही है कि इमरान खान ने वहाँ पर जो जिसको भी वज़ीर आला नामजद किया वो मुंतखब हो गया, एक वोट भी इधर उधर नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातचीत चल रही है या जिस तरीके से वो चल रहे हैं, पार्टी तो उसी पर अमल दरामद कर रही है और इसी को मेनॉन तस्लीम कर रही है। देखिए हम पार्टी के चलाने के ऊपर और उसके ऊपर तो मैं कोई डिबेट ही नहीं कर रहा हूँ। वो बिल्कुल जैसे चला रहे हैं वो अपने हिसाब से सही चला रहे हैं। तो वो इमरान खान चला रहे हैं ना, सिर्फ ये इमरान खान साहब चला रहे हैं, तो मेरे को तो उसके ऊपर तो कोई एतराज ही नहीं है ना मुझे। कि देखे ना, मैं ये बात कर रहा हूँ, हम एक जनरल बात से शुरू हुई थी कि देखे, डू पीपल वांट तशद्दुद की सियासत और नॉट? दैट्स द आंसर। क्या लोगों को तशद्दुद की सियासत चाहिए? क्या हम चाहते हैं कि जी तशद्दुद हो, मारदाड़ हो, वायलेंस हो, लोगों जो है इश्यूज बने लोगों के ऊपर? आज आप देखें कितने हजार लोग जो है वर्कर्स जो है जेलों में हैं। तो ये जब आप हुकूमत से मिलेंगे, वुज़रा से मिलेंगे, तो उनको बताएंगे कि पिछले 3 सालों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, उनसे बैठ के बात करेंगे कि भाई देखें आज इतने वर्कर्स जेल में हैं, इतने लोग सफर कर रहे हैं, तो पीटीआई भी सोचेगी और बाकी हुकूमत को भी सोचना चाहिए। देखें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के ये चीजें आपस में सॉर्ट आउट करनी चाहिए। और आप ये भी उनसे बात करेंगे कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहा भी कर दिया जाए हुकूमत से? जी बिल्कुल, जो बेगुनाह है उनको रिहा करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सारे बेगुनाहों को रिहा करना चाहिए, और अगर कोई गुनाहगार है तो वो सजा लेगा। इमरान खान को आप बेगुनाह समझते हैं? देखिए मैं तो कोई नहीं होता हूँ किसी को गुनाहगार समझने वाला। मैं तो बहुत ही जो है अदना सा इंसान हूँ, ठीक है ना। गुनाहगार कौन है और ये अल्लाह ही जानता है कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह है। मेरी क्या हैसियत के किसी को मैं गुनाहगार। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महमूद मौलवी साहब मौजूद थे, उसके साथ साथ हमारे साथ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद थे और शौकत पराचा साहब सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद थे। तीनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो 2 अहम मामले इस पर बात करेंगे। एक तो बाबर आजम और उसके अलावा सूडान में क्या कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है और इसके पीछे बुनियादी वजूहात क्या है, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अफ्रीकी मुल्क सूडान में खून की होली खेली जा रही है। जो हो रहा है वो कत्लेआम है, नस्ल खुशी है, खून रेजी है। फौज के ही 2 धड़ों की लड़ाई में सिर्फ 3 दिन के दौरान हजारों बेगुनाह शहरी मारे जा चुके हैं। इनमें सैकड़ों खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हालिया तसादुम का मरकज सूडान का शहर अल-फाशर है। यहां सूडानी फौज के धड़े रैपिड सपोर्ट फोर्सेस या RSF ने बर्बरियत की तारीख रकम कर दी है। 2000 के करीब शहरियों को मार डाला है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक सिर्फ जच्चा बच्चा अस्पताल में 450 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया गया, जिनमें मरीज, उनके अहले खाना और तिब्बी अमला शामिल हैं। वो लोग भी कत्ल किए गए हैं जो जंग से बचने के लिए शहर छोड़ रहे थे। सूडान में ये झड़पें 2 साल से जारी हैं। बुनियादी तौर पर ये 2 जर्नैलों के दरमियान इक्तदार पर कब्जे की जंग है। एक है जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान जो सूडानी फौज यानी SAF के सरबराह हैं। दूसरे हैं जनरल मोहम्मद हमदान जो नीम फौजी दस्तों यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के सरबराह हैं। इन 2 जर्नैलों की जंग ने पूरे सूडान को तबाह करके रख दिया है। 2 साल के दौरान 1.5 लाख सूडानी मारे जा चुके हैं। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बेघर हुए हैं और जो लापता हैं उनकी तो तादाद भी मालूम नहीं। सूडान में दुनिया का बदतरीन इंसानी बहरान है। अब लड़ने वाले दोनों जर्नैलों ने 2003 की खाना जंगी में सूडानी बागियों को मिलकर कुचला था। उस वक्त बुरहान बाकायदा फौज में थे और हमदान बहुत से अरब मलेशिया ग्रुपों में से एक के कमांडर थे। सूडानी हुकूमत ने गैर अरब बागियों को बेदर्दी से खत्म करने के लिए हमदान का इस्तेमाल किया। मतलब हमदान महज एक मलेशिया रहनुमा थे जो बगावत को कुचलने के लिए फौज की मदद करते थे और बुरहान एक करियर फौजी थे। बागियों से लड़ने के लिए बाकायदा फौज के साथ साथ कम उजरत पर लड़ने वाली मलेशिया का इस्तेमाल सूडानी हुकूमत की पॉलिसी थी। फिर एक वक्त आया जब जनरल बुरहान को सूडानी फौज का सरबरा बनाया गया और जनरल हमदान सूडानी नीम फौजी दस्तों RSF के कमांडर बन गए। 2019 में सूडानी फौज और RSF ने मिलकर सूडान के फौजी हुक्मरान उमर अल बशीर का तख्ता उल्टा और फिर सिविलियन क़यादत में हुकूमत बनाने के लिए एक मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। इस मुआहिदे की निगरानी जो कौंसिल कर रही थी, जनरल बुरहान उसके सरबराह थे और जनरल हमदान उनके नायब थे। लेकिन अक्टूबर 2021 में फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। तब जनरल बुरहान रियासत के सरबराह बन गए और जनरल हमदान उनके नायब। उस वक्त यह सोच सामने आई कि क्यों ना RSF नामी नीम फौजी दस्ते को सूडान की फौज में जम कर दिया जाए। इस सोच के सामने आने पर यह सवाल भी सामने आया कि नीम फौजी दस्ता फौज में जम हो गया तो इस फौज का सरबराह कौन होगा। तब सन 2023 में मुल्क की मलेशिया ने रियासत का कंट्रोल संभालने के लिए मुल्क की फौज से जंग शुरू कर दी। यूं मुल्क के इक़्तिदार के लिए ऐसी जंग शुरू हुई जो खत्म होने में नहीं आ रही और इसकी कीमत सूडान के आवाम अपनी जानें देकर अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और दूसरी जानिब बात करते हैं। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम ने तीसरे T20 में सिर्फ मैच विनिंग इनिंग्स ही नहीं खेली बल्कि एक और आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गुज़िश्ता रोज बाबर आजम ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर की 40वीं निस्फ सेंचुरी स्कोर की। वो अब T20 में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले और सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। और हमेशा हम अपनी हार पर तनकीद करते हैं, जीत को सेलिब्रेट नहीं करते। तो आज खुसूसी तौर पर बाबर की जीत, पाकिस्तान की जीत को एक पैकेज के थ्रू हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप मुलाहिजा कीजिए। एक खिलाड़ी जो किंग कोहली और रोहित शर्मा से आगे खड़ा था मगर परेशान खड़ा था। T20 क्रिकेट में वो सबको पिछाड़ चुका है। सब पुकार रहे हैं। 4234 रन्स के साथ वो T20 इंटरनेशनल में सबसे आगे है। भारतीय खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स को धूल चटाता बाबर आजम। T20 में सबसे ज्यादा 50s बनाता बाबर आजम। शुक्रगुजार है उन लम्हों का जिन लम्हों में लोगों ने उस पर एतमाद किया। उसका खेल बाउंड्री बॉय से शुरू हुआ, अब ग्राउंड बॉय धार रहा है। उसकी कवर ड्राइव मौसीकी है, उसकी शॉट्स फितरी हुस्न है। वो खिलाड़ी जो किंग कोहली और रोहित शर्मा से आगे मगर परेशान खड़ा था, अब उसके नाकदीन पशेमान खड़े हैं और शायकीन क्रिकेट पुकार रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी अशरफ साहब, बड़े अरसे से ख्वाहिश थी सबकी और ग्राउंड में हमने देखा कि क्राउड बाबर को किस तरह देखने आता था। आपने टेस्ट मैचेस में देखा कि ओपनर
के आउट होने पर खुशी मनाई जाती थी, और नो डाउट बाबर ने ये तमाम चीज़ें अर्न की। तो बाबर का पूरा करियर अगर आप उसको चंद लम्हात के अंदर समेट सकें, और फिर जो अचीवमेंट उसने की, यकीनी तौर पर ये बाबर के नाम है, लेकिन पाकिस्तान का झंडा लगा है और हमेशा सरबुलंद रहेगा इस रिकॉर्ड के अंदर। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, 2 रिकॉर्ड्स जो बाबर आजम ने T20 के हवाले से अचीव किए। तो ये तमाम बाबर आजम की कहानी को चंद लम्हों में कैसे समेटेंगे? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। तो देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट गुज़िश्ता 6-7 साल से सिर्फ बाबर आजम के गिर्द घूम रही है। अगर बाबर आजम परफॉर्म कर रहा है तो पाकिस्तान टीम जीत रही है, अगर बाबर आजम जहां पर परफॉर्म नहीं कर रहा, पाकिस्तान टीम स्ट्रगल कर रही है। चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, कोई भी हो, जब बाबर आजम परफॉर्म करता है तो पाकिस्तान टीम की कामयाबी पाकिस्तान को मिलती है। और आपने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचेस में देख लिया कि किस तरह बाबर आजम ने परफॉर्म किया, और बाबर आजम की परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान ये एक मुश्किल टीम के खिलाफ सीरीज जीतने में कामयाब हो गया। ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड तोड़ा, और उनकी इनिंग्स जो है वो रिकॉर्ड से भरी पड़ी है। और इस वक्त T20 क्रिकेट के वो सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कम इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाए। विराट कोहली को उन्होंने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया कि विराट कोहली ने 38 निस्फ सेंचुरियां और 1 सेंचुरी के साथ 39 ऐसी इनिंग्स थी जो 50+ रन्स बनाई थी। लेकिन बाबर आजम ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा जो मैच खेला गया उसमें उन्होंने निस्फ सेंचुरी की, और साथ साथ उनकी, क्योंकि T20 क्रिकेट में 3 इंटरनेशनल सेंचुरियां भी हैं, जिसकी वजह से उनकी जो 50+ इनिंग्स जो है वो 40 बन गई। इस तरह उन्होंने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया क्रिकेट बाबर आजम को मानती है, और बाबर आजम का परफॉर्म करना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, यहाँ पर शायकीन क्रिकेट की जो 70-80% शायकीन क्रिकेट हैं, वो बाबर आजम को मैदान में देखने के लिए आते हैं। और बाबर आजम फील्ड में किसी भी मुकाम पर खड़ा हो तो बाबर वैसे तो मैं इस बात का यानी शायद हूँ, मुझे याद है कि मेरे ख्याल से बांग्लादेश की टीम आई हुई थी पाकिस्तान, या कोई मैच था T20 का, तो हम मैच देखने गए तो बाबर आजम सिंगल भी लेते थे तो क्राउड शाउट करता है, और कोई प्लेयर दूसरा छक्का भी मारे तो उस तरह का शाउट नहीं होता या उस तरह की सपोर्ट नहीं होती। लेकिन बाबर को जो हमने देखा कि इस 3 मैचेस की सीरीज के अंदर पहले मैच के अंदर वो आउट हो गए 0 पे, उसके बाद फिर 2 इनिंग्स के अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया, तो उनकी फॉर्म वापस आ गई है जो सब शायकीन क्रिकेट चाह रहे थे। आपको वो मैच देखकर क्या डिफरेंस महसूस हुआ? वो बाबर आजम जो ड्रॉप होने से पहले थे जब परफॉर्म कर रहे थे, और फिर ये T20 से ड्रॉप रहे और अब दोबारा आए? जी बिल्कुल, आपने की बात दुरुस्त है कि अब वो पुराने वाला बाबर आजम दिखाई दिया है एक मरतबा फिर। लेकिन अब क्योंकि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज भी है, उसमें भी बाबर आजम का सख्त इम्तहान होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास इंतजार की घड़ियां खत्म है, क्योंकि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 26 में भारत और श्रीलंका में खेलना है। तो ऐसी सूरत में बाबर आजम का कम बैक करना, मैं कहता हूं ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुशाइंद बात है। और पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी यहाँ पर टीम मैनेजमेंट को कोई सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि बाबर आजम को अब बाबर आजम का साथ देना चाहिए। अगर बाबर आजम पाकिस्तान के पास सेट हो जाता है, फॉर्म में वापस आ जाता है, तो फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम पाकिस्तान से घबराएगी। मैं चौधरी शाह साहब, क्योंकि 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं, तो एक तरफा किसी एक प्लेयर को जब सपोर्ट मिलती है, ये सवाल कल बाबर आजम से भी हुआ जब उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जा रहा था, और इससे कबल टेस्ट मैच में भी पाकिस्तानी प्लेयर से ये सवाल किए गए कि वो जब आउट होते हैं तो शायकीन क्रिकेट खुशी मनाते हैं और बाबर आजम के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो क्या टीम के अंदर इस तरह किसी एक की सपोर्ट से इनसिक्योरिटीज तो नहीं हो जाती, या जो इस वक्त मौजूदा टीम खेल रही है उसके हवाले से उनका क्या तासुर है इतनी सपोर्ट बाबर के बारे में देखकर? देखिए जी, बाबर की सपोर्ट तो देखते हैं। कल सलमान अली आगा ने भी कहा कि जब वो मैदान में होते हैं तो बाबर को जैसा सपोर्ट किया जाता है तो उनका भी हौसला बढ़ता है कि मेरे साथ एक ऐसा प्लेयर है जिसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, और वो जब मैदान में होता है तो मुझे हौसला मिलता है। तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं कि फैन चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम का खिलाड़ी जल्दी ओपनर्स आउट हो और बाबर आजम जल्दी से स्टेडियम में आए और बैटिंग दिखाए उनको। लेकिन उन प्लेयर्स पे भी जिम्मेदारी है कि वो बजाय आउट होने के या शायकीन क्रिकेट की ख्वाहिश पर आउट होकर वापस चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना चाहिए। आपको भी बाबर आजम के नक्शे कदम पर चलकर पाकिस्तान की फतवात में अपना किरदार अदा करना होगा, चाहे वो साइम अयूब हो, चाहे वो साहबजादा फरहान हो, चाहे वो फखर जमान हो।
बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट चौधरी अशरफ साहब मौजूद, और यकीनी तौर पर बाबर ने ये सब कुछ अर्न किया है। और ये जो ग्राउंड में आप देखते हैं जिस तरह के वहाँ पर नारे बाबर बाबर के लग रहे होते हैं, शायद अफरीदी साहब के मुझे याद है इस तरह के लगा करते थे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुश्किल मैचेस के अंदर उसने पाकिस्तान को जिताया या पाकिस्तान के लिए खेला। इस वजह से ही एक मोहब्बत का रिश्ता, एक बॉन्ड बन जाता है किसी भी खिलाड़ी के साथ। और यही बाकी प्लेयर्स के लिए भी एक पैगाम सामने नजर आता है कि वो भी परफॉर्म करेंगे तो उनके लिए भी इतना ही क्राउड इतना ही शाउट करेगा और इतनी सपोर्ट करेगा। आज के